प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 संस्कृत व्याकरण चैप्टर नंबर 5 भाषा। सबसे पहले भाषा को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले भाषा की डेफिनेशन, भाषा की परिभाषा। इसके अंदर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के भाव को दूसरों के सामने लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकता है। बिना भाषा व्यक्ति आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन वार्तालाप नहीं कर सकता। तो इसलिए भाषा का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद भाषा के बाद अब भाषा के रूप या भाषा के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा के रूप, भाषा की परिभाषा बताने से पहले मैंने आपको बताया कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित दूसरा मौखिक। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर चलो पहले ले लेते हैं मौखिक। मौखिक होता है मुख द्वारा, जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने मुख से अपने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे कहेंगे मौखिक भाषा। इसके अंदर जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे कहेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के अंदर हम केवल मुंह से बोलते हैं, इसके द्वारा किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए ये कहलाती है मौखिक भाषा। उसके बाद है इसका जो दूसरा रूप है वो है लिखित। इसके अंदर हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लिख कर एक दूसरे के सामने अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। जैसे पहले हमें चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी के माध्यम से लिख कर हम दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को रखते थे। तो इसके अंदर दूसरा जो रूप है इसका वो है लिखित। लिखित भाषा। इसके अंदर है हमें
अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो इसे कहेंगे लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के अंदर ही हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है। अब जब भी हम हिंदी को लिखते हैं तो देवनागरी लिपि के अंदर लिखते हैं। अब हमारी जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश है, उसको हम रोमन लिपि के अंदर लिखते हैं। जो पंजाबी जो भाषा है उसको हम गुरुमुखी के अंदर लिखते हैं। तो ये सभी लिपि है। अब इसके बाद जो प्रश्न उभर कर आता है वो आता है लिपि किसे कहते हैं। अब हम हिंदी भाषा का जो रूप है लिखी थे, अब हम जो लिखेंगे वो कौन सी लिपि में लिखेंगे, तो इसके लिए हमें लिपि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि लिपि किसे कहते हैं। हम करते हैं लिपि। अब है लिपि। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम किसी भी भाषा को जब लिखते हैं तो उनके लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। तो इसके अंदर है, इसकी परिभाषा है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। या एक हम दूसरी जो परिभाषा इसकी वो हम ले सकते हैं, या जिन चिन्हों से हम भाषा को लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो इसके अंदर लिखने का जो ढंग और चिन्ह, लिखने के ढंग के अंदर आता है चिन्ह, तो लिपि के अंदर हमें चिन्ह का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर लिपि के अंदर हमें भाषा को लिखना सीखना पड़ता है, कैसे किन चिन्हों के अंदर भाषा लिखी जाती है। अब इसके बाद आता है आपका व्याकरण, कि भाई जैसे अब भाषा है, अब भाषा कोई मतलब कोई चिन्हों का प्रयोग करता है तो उसके अंदर गलत भी हो सकता है। कई बार हम कोई चिन्ह लगाते हैं या कोई मात्रा है या कोई अलंत है तो वो गलत भी हो सकते हैं, परंतु अब आएगी व्याकरण की भाषा को किस प्रकार ठीक ढंग से लिखा जाए। अब व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान है, जिसके वो शुद्ध रूप का ज्ञान पता चले, उसे अब व्याकरण कहते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न बनकर आता है व्याकरण। आप ये पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हम जो ग्रामर पढ़ते हैं उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, ये हमें किसका ज्ञान कराता है? ये भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इसलिए व्याकरण को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसके अंदर जो हमें भाषा के शुद्ध
और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराए, इसे कहेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंदर हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता चलता है, ताकि हमें उसे जो उसके अंदर जो अशुद्धियां है उसको ठीक कर सके और शुद्ध भाषा लिख सके। अब इसके अंदर आता वर्ण। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके अंदर है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके हमें ज्यादा टुकड़े नहीं करे सकते। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जिसके द्वारा भाषा को हमें भाषा का जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। अब आते हैं वर्ण के भेद कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं। अब आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो स्वर, उसके बाद व्यंजन और उसके बाद अयोगवा। स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब इसके अंदर सबसे पहले जो स्वर आ रहा है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के अंदर हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जो अपना स्वयं का अस्तित्व रखते हैं, जिनके बोलने में हमें किसी भी व्यंजन की या अन्य किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो अब हमारे सामने 3 परिभाषाएं उभर कर आई। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोगवा किसे कहते हैं। अब ये आप के जो सिलेबस के अंदर है वो सबसे ज्यादा 2 का महत्व है, स्वर और व्यंजन का। इसका ज्यादा महत्व नहीं है। कई बार इसको छोड़ दिया जाता, अयोगवा को छोड़ दिया जाता। तो हम करेंगे स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? स्वर, इसके अंदर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, इसे कहेंगे स्वर। अब उसके बाद है व्यंजन। कि व्यंजन किसे कहते हैं? अब आता आपके सामने व्यंजन किसे कहते हैं। इसके अंदर हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कै, जैसे कै को अगर हम बोलते हैं तो अगर हम कै को लिखेंगे, अगर इसका वर्ण निषेध करते हैं तो कै प्लस है, तो तब ये बनेगा पूरा कै। तो व्यंजन के अंदर स्वर जब तक सम्मिलित नहीं होगा तो व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। तो वह व्यंजन
व्यंजन किसे कहते हैं। अब इसके अंदर आपका व्यंजन के अंदर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसे कहेंगे व्यंजन। आज के लिए यहीं तक ही आपका जो फर्स्ट लेसन है वो यहीं तक है। इसके बाद सेकेंड